देखिए, कल मैंने आपको सेल चैप्टर बताया था कोशिका के बारे में। तो कोशिका के बारे में आपको क्या क्या पढ़ना था मैंने बताया था कि व्हाट इज सेल, सेल क्या है, कोशिका क्या होती है, ये पढ़ना था। सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ना था। फिर एक ओवर व्यू ऑफ सेल, मतलब कोशिका का क्या ओवरव्यू होती है, कोशिका कैसी होती है, कोशिका काय काय की बनी होती है, कोशिका में क्या क्या पाया जाता है, ये मैंने आपको बताया था। क्या फिर उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल और उसके सेल्स ऑर्गेनेल्स पढ़ना है। अब मैंने आपको व्हाट इज सेल बता दिया था और सेल थ्योरी बता दी थी। अब ओवरव्यू ऑफ सेल देखें। ओवरव्यू ऑफ सेल मतलब सेल में क्या क्या चीजें होती हैं, सेल का क्या वास्तविक में किस प्रकार से स्ट्रक्चर है या क्या चीज है उसके अंदर, उसको कहा जाता है ओवरव्यू ऑफ सेल। मतलब सेल का पूरा व्याख्यान करना। तो आपको मैंने बताया था कि सेल कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की बताई थी। एक तो प्रोकैरियोटिक सेल बताया था, दूसरा यूकैरियोटिक सेल बताया था। क्या प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो डेवलपमेंट के आधार पर जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, एक प्रिमिटिव कोशिका होती है। प्रिमिटिव से मतलब है कि प्राचीनतम कोशिका है सबसे। कैसी कोशिका है? प्राचीनतम कोशिका है। प्राचीनतम कोशिका से तात्पर्य है कि इस पृथ्वी पर सबसे पहले जिस कोशिका का विकास हुआ था या निर्माण हुआ था वह कोशिका कौन सी होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। उसके बाद यूकैरियोटिक कोशिका का निर्माण हुआ था। उसके बाद काय का निर्माण हुआ था? यूकैरियोटिक कोशिका का निर्माण हुआ था। तो सबसे पहले देखें, दोनों तुलनात्मक अध्ययन करके मैं बताऊंगा। ये प्रोकैरियोटिक सेल है, एक सपोज दैट, इसके चारों ओर जो लेयर पाई जाती है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। एक ये दूसरी सेल है जो यूकैरियोटिक सेल होती है। इस यूकैरियोटिक सेल के चारों ओर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उसको भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली आप लिख लें, हिंदी में क्या क्या कहा जाता है? प्लाज्मा झिल्ली के नाम से जाना जाता है। अब यदि आप प्याज की झिल्ली को डिसेक्शन के माध्यम से देखते हैं माइक्रोस्कोप में, तो स्वाभाविक है उस पर इसके चारों ओर एक आवरण और पाया जाएगा। इसके चारों ओर एक आवरण और पाया जाएगा। उस आवरण को सेल वाल यानी कोशिका भित्ति कहा जाता है। सेल वाल यानी कोशिका भित्ति कहा जाता है। लेकिन ये अब आप एनिमल सेल को देखते हैं, एनिमल सेल को मतलब आप चिक मतलब जो गाल होते हैं, गाल के अंदर एक झिल्ली पाई जाती है, उसको निकाल कर देखें तो उसमें मुख्य रूप से माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये जो झिल्ली मैंने आपको बनाई है सेल वाल, ये उसमें अनुपस्थित होती है। अर्थात पादप कोशिका में ये झिल्ली पाई जाती है, ये दृढ़ भित्ति पाई जाती है, भित्ति पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में यह भित्ति नहीं पाई जाती, अर्थात अनुपस्थित होती है। एक ये आपका अंतर हो गया, जंतु कोशिका पादप कोशिका। ये कौन सी कोशिका है? यूकैरियोटिक सेल। ये कौन सी है? प्रोकैरियोटिक सेल। क्या? प्रोकैरियोटिक सेल। तो आप और हम लोग सबसे पहले इसकी स्टडी करते हैं, फिर इसके बारे में बताएंगे। इसके सेंटर में, इसके सेंटर में एक झिल्ली से घिरी हुई आवरण गोल संरचना पाई जाती है जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसको न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? किसने? रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने। थोड़ा पढ़ें आप। रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में बताया था। इसके अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, अर्थात इनको गुणसूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है। ये जो संरचना है, इधर ध्यान दें,
ये जो संरचना है अर्थात ये जो केंद्रक है, जो न्यूक्लियस है, वह इसमें अनुपस्थित होता है, वह इसमें अनुपस्थित होता है। पहली चीज ये ध्यान में रखेंगे, जब अनुपस्थित है तो इसका जो आनुवांशिक पदार्थ है, आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, जो लक्षण अपने लक्षणों को, माता पिता के लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने का कार्य करते हैं, उनको आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। तो स्वाभाविक है इसका आनुवांशिक पदार्थ फिर कहाँ होगा, अर्थात बाउंड्री नहीं पाई जाती। सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका के आनुवांशिक पदार्थ के चारों ओर बाउंड्री नहीं पाई जाती, यह सर्कुलर फॉर्म में डला हुआ रहता है। सर्कुलर फॉर्म में डला है, ये क्या है, डीएनए। अब यहाँ डीएनए कह रहे हैं, यहाँ गुणसूत्र कह रहे हैं, या क्रोमोसोम कहा जा रहा है, क्यों, क्योंकि यूकेरियोटिक कोशिका में ये जो गुणसूत्र होते हैं अर्थात डीएनए होते हैं, डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन मिली हुई होती है। यूकेरियोटिक कोशिका में डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन मिली होती है, जिसके कारण से उसको क्या कह देते हैं, वहाँ गुणसूत्र कहा जाता है, और इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, डीएनए, और डीएनए भी चक्राकार अर्थात सर्कुलर फॉर्म में डला हुआ रहता है। पहली चीज ये। इसके अलावा इसमें बहुत सारे अंगक पाए जाते हैं, बहुत सारे अंगक यानी ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जो बाउंड्री से घिरी हुई संरचना के रूप में पाए जाते हैं, अर्थात उनके चारों ओर भी आवरण पाया जाता है। उनके चारों ओर भी क्या पाया जाता है, एक आवरण होता है। जैसे इस प्रकार की कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको ER लिख लीजिए आप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिनको क्या कहा जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो केंद्र को घेरे हुई संरचना होती है, इसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। केंद्र को न्यूक्लियस कह रहे हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर जो झिल्ली पाई जा रही है, इसको क्या कह दिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह दिया, अर्थात केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। ऐसे ही ये जो है, इसके चारों ओर भी ये झिल्ली पाई जा रही है। दूसरा जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। चूंकि आपने सेल वॉल प्रदर्शित करी है, तो यहाँ आप क्या बना देते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्या बना देते हैं, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। वह भी मुख्य रूप से झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। क्या, झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। जंतु कोशिका में इसके अलावा इसमें भी क्या पाए जाते हैं, बिना बाउंड्री के यानी आवरण नहीं पाया जाता, जिसको क्या कहा जाता है, राइबोसोम। जिसको क्या कहते हैं, राइबोसोम। और वह भी कौन सा राइबोसोम होता है, 80S। 80S का राइबोसोम पाया जाता है। S का मतलब यहाँ है स्क्वायर वर्ग यूनिट। S का मतलब क्या है, स्क्वायर वर्ग यूनिट। हकीकत में ये कैसे होते हैं, इस प्रकार से होते हैं, ऊपर बड़ी टोपी जैसी संरचना और नीचे छोटी, इसको कहा जाता है राइबोसोम। जो 80S प्रकार के होते हैं, इनके चारों ओर आवरण नहीं पाया जाता। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि ऐसा ऑर्गेनेल जिसके चारों ओर राइबोसोम नहीं, आवरण नहीं पाया जाता। एक दे दिया माइटोकॉन्ड्रिया, एक दे दिया क्लोरोप्लास्ट, एक दे दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक दे दिया राइबोसोम। तो आप क्या बताओगे, राइबोसोम के चारों ओर नहीं पाया जाता है। यदि यहाँ जंतु कोशिका होती, या यदि यहाँ जंतु कोशिका होती, तो जंतु कोशिका में इसके अलावा लाइसोसोम भी पाया जाता है। लाइसोसोम भी पाया जाता है, जो आवरण से घिरी हुई संरचना होती है। इसके अलावा मुख्य रूप से सेंट्रोसोम भी पाया जाता है, लेकिन सेंट्रोसोम में भी आवरण नहीं पाया जाता। सेंट्रोसोम में आवरण नहीं पाया जाता। ये दोनों ही अंगक, लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, पादप कोशिका में नहीं पाए जाते। पादप कोशिका में नहीं पाए जाते, ये ध्यान रखना। मैं इसमें क्यों नहीं बना रहा हूँ, तो मैंने यहाँ सेल वॉल बना दी इस वजह से। क्या सेल वॉल बना दी, इस वजह से नहीं बना रहा हूँ। अर्थात लाइसोसोम और सेंट्रोसोम दो ऐसे अंगक हैं जो पादप कोशिका में नहीं पाए जाते, जंतु कोशिका में सिर्फ पाए जाते हैं। और सेंट्रोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल्स है, एक ऐसा अंगक है जिसमें कि मुख्य रूप से क्या नहीं पाया जाता, उसके चारों ओर आवरण नहीं पाया जाता। अर्थात आवरण बिना वाले कितने हो गए, एक तो आपको राइबोसोम
और दूसरा सेंट्रोसोम मुख्य रूप से होता है, पहली चीज ये। इसके अलावा ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। और ये एक द्रव भरा हुआ रहता है। क्या द्रव भरा हुआ रहता है? इस द्रव को साइटोप्लाज्म, और इसमें जो केंद्रक के अंदर द्रव भरा रहता है इसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है बेटा। और इन दोनों को मिलाकर प्रोटोप्लाज्म अर्थात जीव द्रव्य कहा जाता है। ये आपको कायम बताना है, इतनी संरचना, ओवरव्यू किसका? यूकैरियोटिक कोशिका की, जंतु कोशिका, पादप कोशिका। अब इस इधर की ओर आते हैं यहाँ पर हम लोग। इसमें सर्कुलर डीएनए पाया जा रहा है। कैसा डीएनए? सर्कुलर डीएनए है। ये जो झिल्ली है वो झिल्ली नहीं पाई जा रही है, इस वजह से ये जीव द्रव्य में ये क्या बना हुआ है इसका? ये क्या है? प्रोटोप्लाज्म है। क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म मिक्स है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म मिक्स है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्यों मिक्स है इसके अंदर? क्योंकि कोई झिल्ली नहीं है, इस वजह से उसको क्या कह दिया? जीव द्रव्य कह दिया। इसके अलावा इस पर क्या पाए जा रहे हैं? आरएनए बनते हैं। क्या बनते हैं? ऐसे आरएनए जिनका डीएनए के द्वारा निर्माण होता है, उस आरएनए को क्या कहते हैं? ऐसा आरएनए जिनका डीएनए के द्वारा निर्माण होता है उसको एमआरएनए कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एमआरएनए कहा जाता है। इस एमआरएनए पर इस प्रकार से टोपीनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। जो टोपीनुमा संरचनाएं पाई जा रही है जिनको राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोसोम कहा जाता है। अर्थात ये राइबोसोम इस आरएनए पर लगे हुए। क्यों लगे हुए? क्योंकि राइबोसोम के द्वारा ही प्रोटीन का निर्माण होता है। और आरएनए जो राइबोसोम आरएनए होता है, अर्थात जो आरएनए है वह काय का निर्माण कर रहा है? प्रोटीन का निर्माण किसके माध्यम से कर रहा है? राइबोसोम। इस वजह से राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। क्यों? एमआरएनए, टीआरएनए, कौन सा? टीआरएनए और आरएनए, तीन प्रकार के आरएनए होते। देखिए सबसे पहला जो इसके द्वारा निर्माण होगा, डीएनए के द्वारा निर्माण होता है आरएनए का। डीएनए के द्वारा निर्माण सबसे पहले जो है एमआरएनए का। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए कहलाता है। क्या कहलाता है? मैसेंजर। ये मैसेज लेके आता है, ये मैसेज लेके आया कि आप इस प्रकार की प्रोटीन का निर्माण करेंगे। किसने निर्देश दिए इसको? डीएनए ने। किसने निर्देश दिए? डीएनए ने निर्देश दिए कि आप वहां जाकर ये कहें दूसरे आरएनए से, जो आपके सहयोगी आरएनए हैं, जो आपके सहयोगी आरएनए हैं, कि मेरे द्वारा दिए गए कोड जो है प्रोटीन निर्माण के अमीनो अम्लों को एकत्रित करने के लिए, वो आप उनको दीजिए। तो ये अपने जो प्रोटीन निर्माण के संदेश हैं वो किसको दे देते हैं? आरएनए को। और वह आरएनए मुख्य रूप से क्या करता है? इस द्रव में जो अमीनो अम्ल पड़े हुए यहां से उठाता है। इस प्रकार से उठा लिए, उठाकर ले जाकर किसको देता है? राइबोसोमल आरएनए को। राइबोसोमल आरएनए को देता है। तो कौन दे रहा है? स्थानांतरित कौन कर रहा है? आरएनए। तो उस आरएनए को, स्थानांतरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रांसफर। स्थानांतरण को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ट्रांसफर बोला जाता है। तो उस वजह से उसको क्या कह दिया? टीआरएनए। अब ऐसा आरएनए पर जो राइबोसोम पाया जा रहा है, ये जो दो मैंने बनाए हैं, इसको क्या कह दिया? यहाँ जो आरएनए पाया जा रहा है राइबोसोमल आरएनए, अर्थात यह प्रोटीन निर्माण का कार्य करते हैं। दो क्रियाएं लिख लीजिए। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और डीआरएनए कौन सा आरएनए बनेगा? एमआरएनए। जिसे ध्यान रखना, डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहला रहा है। और एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होना, एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होना ट्रांसलेशन कहलाता है। एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होना ट्रांसलेशन कहलाता है। तो एक चीज ये। इसके अलावा इधर ध्यान दें, देखिए इसमें जो राइबोसोम पाया जाएगा, इसमें जो राइबोसोम होगा, ध्यान दें जरा सुने,
इसमें जो राइबोसोम होगा वो 70S राइबोसोम होगा। कौन सा राइबोसोम होगा? 70S राइबोसोम। यहाँ 80S राइबोसोम पाया जा रहा है, यहाँ 70S राइबोसोम पाया जाता है। ये ध्यान रखना, प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। इस प्रकार का 70S प्रकार का, मैं बार बार जोर देकर डाल रहा हूँ कि 70S प्रकार का होता है, जबकि इसमें 80S और 70S दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। 70S राइबोसोम कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। और 70S दूसरा कहाँ होगा? क्लोरोप्लास्ट में होगा। इसमें होगा क्लोरोप्लास्ट में। इसके अलावा कोशिका द्रव्य में जो पाया जाएगा वो है 80S प्रकार का राइबोसोम होता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? यूकेरियोटिक कोशिका में कौन कौन से पाए जाते हैं? 70S और 80S दोनों प्रकार के। 70S कहाँ पाया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। 70S कहाँ पाया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाएगा। इसके अलावा जीव द्रव्य में जो पाया जाएगा वो कौन सा होगा? 80S होगा। कौन सा होगा? 80S होगा। पहली चीज ये आप ध्यान में रख लीजिए। इसके अलावा इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी अंगक जो इसमें मैंने बताए हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, जो यूकेरियोटिक कोशिका में 70S के अलावा, सर्कुलर डीएनए के अलावा और आरएनए के अलावा किसी प्रकार का कोई भी अंगक नहीं पाया जाता है। या कौन सा? किसी भी प्रकार का कोई भी अंगक नहीं पाया जाता। अर्थात जो चीज इसमें पाई जाती है बिना बाउंड्री के पाई जाती है, अर्थात बिना लेयर के पाई जाती है, अर्थात बिना आवरण के पाई जाती है। देखिए डीएनए है, उसके चारों ओर आवरण नहीं है, ये वाली झिल्ली हटा दी। राइबोसोम है, राइबोसोम के चारों ओर भी आवरण नहीं पाया जाता, पहले ही कह चुका हूं। और दूसरा क्या? इसमें जो सेंट्रोसोम पाया जाता है उसके चारों ओर भी आवरण नहीं होता। इसके अलावा कौन से अंगक बताए थे इसमें? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें नहीं पाया जाता। क्लोरोप्लास्ट, इसमें नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें नहीं पाया जाता। लाइसोसोम, इसमें नहीं पाया जाता। या अन्य जो अंगक और भी होते हैं वह मुख्य रूप से प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। तो ये इसका क्या है? ओवरव्यू है किसी कोशिका के बारे में क्या क्या बताया जाता है, छोटा सा। फिर इसके बाद आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका जो अभी यहाँ बताया, इससे थोड़ा सा अधिक मैटर वहाँ बताया जाएगा। क्या? तो इसमें से किसी को क्वेश्चंस करना है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलें। इसके अलावा ओवरव्यू में क्या बताना है, जैसे कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल, ये और बता दीजिए। स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल क्या होती है? 0.3 μm। किसकी बताई थी मैंने? PPLO, माइकोप्लाज्मा प्लूरोनिमोनी लाइक ऑर्गेनिक। सबसे स्मॉलेस्ट सेल प्लूरोनिमोनी लाइक ऑर्गेनिक। कितना? 0.3 μm। कितना? 0.3 μm। लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग। विशेष ध्यान रखेंगे, एग सिंगल सेल होती है। एग कैसी होती है? सिंगल सेल, मल्टी सेलुलर नहीं होती है, यूनिसेलुलर होती है, यानी सिंगल सेल स्ट्रक्चर होती है। कोई भी अंडा है, कोई भी अंडा है वो कैसा होता है? क्योंकि गैमेट्स होते हैं, अंडे क्या होते हैं? युग्मक होते हैं, तो वो सिंगल सेल होती है। कैसी होती है? सिंगल सेल होती है। इसकी लगभग बताई जाती है 15 सेंटीमीटर, विदाउट कवच 7.5 सेंटीमीटर के लगभग होती है। कितनी होती है? 7.5 सेंटीमीटर के। ह्यूमन आरबीसी, ह्यूमन आरबीसी 7 μm। क्या? ह्यूमन आरबीसी 7 μm। बैक्टीरिया सामान्य तौर पर 3 to 5 μm। और ह्यूमन नर्व सेल, ह्यूमन नर्व सेल कितनी होती है? लगभग 90 सेंटीमीटर। लेकिन सभी नहीं, जो यहां से देखो सबसे बड़ी, जो यहां से निकलकर ब्रेन से निकलकर जा रही है और नीचे तक संवेदनाएं ले जाती है, वह मुख्य रूप से होती है कैसी? 90 सेंटीमीटर के लगभग होती है। ह्यूमन में सबसे बड़ी नर्व सेल होती है। बैक्टीरिया का मेजरमेंट 3 to 5 μm के लगभग होता है। ह्यूमन आरबीसी का मेजरमेंट 7 μm होता है।
और सबसे छोटी ये होती है और सबसे बड़ी ऑस्ट्रिच एग होता है। ठीक है, तो इतना और बताना है। क्या बताना है? इतना और बताना है। अब यदि और भी कुछ बताना चाहते हो तो बता सकती हो ओवरव्यू में कि इसका शेप बता सकती हो। क्या बता सकती हो? सेल का शेप, आकार कैसा होता है? तो ओवल शेप यानी अंडाकार, स्पिंडल शेप, क्या स्पिंडल शेप, बाई कॉनकेव शेप, दर्पण को जो कर देते हैं देखा होगा, तो बाई कॉनकेव शेप भी मुख्य रूप से होती है। जैसे आपका नर्व सेल्स देखो, आपको ऊतक पढ़ा के आ चुका हूं। क्या ये पूरा क्या होता था? साइटोन, और ये मतलब जो बताया वो एक्सॉन। तो इस प्रकार की भी मुख्य रूप से होती है। स्तंभाकार होती है यानी कॉलमनर शेप होती है। क्यूबॉइडल यानी घनाकार भी मुख्य रूप से कोशिका का आकार हो सकता है, अर्थात कोशिका के आकार भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। तो इतना आपको कायम पढ़ना है, ओवरव्यू में पढ़ना है। क्लियर? चलिए।